अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंजियल स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज होती है एसोफेजियल स्टेज। ये भी इनवॉलेंट्री है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। अब फ्रेंजियल स्टेज के बाद खाना किधर तक पहुंच गया था? फूड पहुंच गया था अपर एसोफेगस तक। ठीक है। अब उस अपर एसोफेगस से हमने स्टमक तक खाना लेके जाना है, तो वो क्या कौन लेके जाएगा? एसोफेगियल स्टेज में जाएगा। ठीक है। एसोफेगियल स्टेज में ऐसा क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं। एक होती है प्राइमरी पेरिस्टालसिस, दूसरी होती है सेकेंडरी पेरिस्टालसिस, जिन्होंने खाना आगे लेके जाना है। ठीक है। व्हाट इज प्राइमरी पेरिस्टालसिस? हमने फ्रेंजियल स्टेज के लास्ट स्टेप में पढ़ा था कि फेरिंक्स में जो होती है ना, पेरिस्टालसिस स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो प्राइमरी पेरिस्टालसिस है, ये उसी की कंटिन्यूएशन है। ठीक है। जो फेरिंक्स में पेरिस्टालसिस स्टार्ट हुई थी वही आगे एसोफेगस में भी आएगी, और उसको हम कहते हैं प्राइमरी पेरिस्टालसिस। और इसकी टोटल ड्यूरेशन होती है 8 to 10 सेकेंड्स इस पेरिस्टालसिस की। ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा अपराइट पोजीशन में है और उसने खाना खाया है, तो विद इन 5 to 8 सेकेंड्स खाना जो है वो स्टमक में पहुंच जाता है, पेरिस्टालसिस के टाइम से भी पहले। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी का भी पुल होता है ना, तो 5 to 8 सेकेंड में खाना स्टमक में पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी अगर प्राइमरी पेरिस्टालसिस भी फेल हो जाए और खाना स्टमक में ना पहुंचे, कुछ ना कुछ खाना एसोफेगस में बच जाए, तो फिर कौन काम करता है? फिर काम करती है सेकेंडरी पेरिस्टालसिस। सेकेंडरी पेरिस्टालसिस मेनली दो तरह से होती है। एक हमारा मशहूर ज़माना माइंटेरिक प्लेक्सस करवाता है सेकेंडरी प्लेक्सस, सेकेंडरी पेरिस्टालसिस। और दूसरा कौन? नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल कब होगा? जब डिस्टेंशन ऑफ एसोफेगस होगी। ठीक है, जाहिर बात है, खाना बच गया तो एसोफेगस क्या होगी? डिस्टेंडेड होगी। तो हमारी वागस नर्व जो है वो सिग्नल लेके जाएगी स्वॉलिंग सेंटर में, मेड्यूला में, और 9th और 10th नर्व सिग्नल्स वापस लेके आएंगी और पेरिस्टालसिस स्टार्ट होगी। तो एक माइंटेरिक प्लेक्सस ने कराई सेकेंडरी पेरिस्टालसिस, दूसरी वागस नर्व ने सेकेंडरी पेरिस्टालसिस करवाई। ठीक है। तो इस तरह जो है खाना जो है वो प्रॉपरली स्टमक में चला जाता है। ठीक है। लेकिन स्टमक में एंटर होने से पहले हमें पता है कि लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर होता है या गैस्ट्रो एसोफेगियल स्फिंक्टर होता है, जिससे गुजरना होता है। तो उसकी रिलैक्सेशन ज़रूरी है। तो क्या होता है? रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। जब खाना लोअर एसोफेगस में पहुंच जाता है ना, ये एसोफेगस है, ये स्टमक है, जब खाना लोअर एसोफेगस में पहुंच गया तो रिसेप्टिव रिलैक्सेशन होती है तीन चीज़ों की। एक लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर की, दूसरा स्टमक की, और आगे ड्यूडेनम की भी रिलैक्सेशन हो जाती है। ठीक है, तीन चीज़ों की। स्फिंक्टर भी रिलैक्स हो गया, स्टमक भी रिलैक्स हो गया, ड्यूडेनम भी रिलैक्स हो गई, ताकि ये खाना इजीली जो है वो स्टमक में आ सके। ठीक है। अब ना, जो हमारी एस्फेगस है ना, उसका अपर 1/3 जो होता है वो स्केलेटल मसल से बना हुआ है। ठीक है। तो उसमें मेनली पेरिस्टालसिस कौन कंट्रोल करेगा? वागस नर्व। और लोअर 2/3 जो होता है वो स्मूथ मसल से बना होता है। तो उसमें कौन कौन कंट्रोल करता है? उसमें माइंटेरिक प्लेक्सस भी कंट्रोल करता है और वागस नर्व भी कंट्रोल करती है। मेनली वागस नर्व ही होती है, लेकिन अगर किसी बंदे में वागस नर्व काम नहीं ना कर रही, तो उसमें माइंटेरिक प्लेक्सस जो है वो पेरिस्टालसिस करवा सकता है। ठीक है। अब ये जो हमारा लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर है, इसका क्या रोल है? लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर में ना, जो प्रेशर होता है वो हर वक्त कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता है, वो होता है 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। वो प्रेशर मेंटेन रहता है, इसीलिए वो कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता है। ठीक है। अगर कई लोगों में जो है ना, ये रिसेप्टिव रिलैक्सेशन नहीं हो पाती, लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं कर पाता, तो हमारी जो है वो खाना जो है वो एसोफेगस में ही एक्यूमुलेट हो जाता है। उसका उस कंडीशन को हम एक्लेजिया कहते हैं। ठीक है। अगर लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्स ना कर सके, तो इसकी रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है। ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट मेंटेन करके रखता है, इसका क्या फ़ायदा है? हमें पता है हमारे स्टमक में जो है वो क्या रिलीज होता है? एसिड। और इसका रिफ्लक्स हो सकता है ऊपर एसोफेगस की तरफ। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट मेंटेन नहीं रखेगा लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर, तो एसिड क्या होगा? एसोफेगस में आएगा और उसको डैमेज करेगा। ठीक है। तो लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर जो कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता है, उसकी वजह से ये एसिड जो है एसोफेगस में नहीं जा पाता और एसोफेगस हमारी बची रहती है। ठीक है। एक ये काम हो गया एसिड रिफ्लेक्स को बचाने के लिए, लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर। दूसरा काम जो एसिड रिफ्लेक्स को बचाता है वो ये है कि जो हमारी एसोफेगस है ना, उसका कुछ पार्ट जो है ना वो इंट्रा एब्डोमिनल है, ये डायाफ्राम है ना। ठीक है। तो एसोफेगस का कुछ पार्ट जो है वो एब्डोमिन में भी आता है, फिर स्टमक शुरू होता है। इसका क्या फायदा है कि जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर राइज करता है ना, तो यहाँ पे पड़ता है प्रेशर, जिसकी वजह से हमारी एसोफेगस ऑलरेडी ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। जब ऑलरेडी कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, तब भी एसिड जो है वो ऊपर रिफ्लक्स उसका नहीं हो सकता। ठीक है। दो बातें पढ़ी हमने एसिड रिफ्लेक्स के प्रिवेंशन के लिए, एक लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर
और दूसरा कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर राइज होने से एसोफेगस पर जो है वो प्रेशर पड़ता है और एसोफेगस वहाँ से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एसिड रिफ्लेक्स नहीं हो सकता. सो दिस वाज ऑल अबाउट swallowing and its stages. Thank you so much.